आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं गरीबी और असमानता। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में जहां भी जीएस आता है वहां से एक दो क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। चैप्टर बहुत छोटा सा है लेकिन इम्पोर्टेंट इतना है कि आप किसी भी एग्जाम में इसका महत्व दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गरीबी क्या चीज होती है? तो गरीबी वह अवस्था होती है जब अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाने में सक्षम ना हो। यानी अब रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी मतलब खाना, कपड़ा, मकान मतलब या तो आप अपना बना पाने में सक्षम हो या फिर आप कहीं रह रहे हो तो उसका किराया पे करने में सक्षम ना हो। तो इस अवस्था को कहते हैं गरीबी। ठीक है? मतलब जो मिनिमम जीवन स्तर के लिए जो चीजें आवश्यक होती हैं उसको आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या प्राप्त करने की क्षमता नहीं रखते, उस अवस्था को कहते हैं गरीबी। अब गरीबी को दो प्रकार से नाप सकते हैं। पहला है एब्सोल्यूट गरीबी, दूसरा है रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है? तो एब्सोल्यूट या निरपेक्ष, इसे हिंदी में निरपेक्ष गरीबी भी कहते हैं। तो निरपेक्ष गरीबी क्या होती है? इसमें मतलब उस अवस्था को देखते हैं कि पैसे नहीं है कि आप न्यूनतम जीवन स्तर के लिए जरूरी सामान को खरीद सकें। ठीक है? मतलब आपकी स्थिति को इसमें नापा जाता है। ठीक है? मतलब पैसे के आधार पर मापा जाता है कि आपके पास जो जीवन जीने के लिए न्यूनतम जरूरतें हैं वो आप पूरी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उसके आधार पे ये डिसाइड करते हैं कि गरीबी, आप गरीब हो या नहीं हो। उदाहरण के लिए परचेजिंग पावर इंडेक्स या परचेजिंग पावर पैरिटी निकाला जाता है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। मतलब विश्व बैंक के अनुसार 1.90 डॉलर प्रतिदिन खर्चा करने में सक्षम है तो आप गरीब नहीं है। लेकिन अगर यदि आप इतना भी खर्च करने में सक्षम नहीं है तो आप गरीब है। ठीक है? ये गरीबी की परिभाषा है अकॉर्डिंग टू विश्व बैंक। ये तो हो गई एब्सोल्यूट की, मतलब किसी से कंपेयर नहीं करना है, बस आपकी स्थिति देखनी है। लेकिन रिलेटिव पॉवर्टी यानी सापेक्षिक गरीबी में आप हो सकता है कि रोटी, कपड़ा, मकान या जरूरत की मूलभूत जरूरत की जो चीजें हैं जीवन स्तर के लिए वो आप मेंटेन कर पा रहे हो। पर आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो उस सोसाइटी में रहने के लिए जीवन स्तर जिस तरह का मेंटेन करना है उस तरह का आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो ये मतलब रिलेटिव हो जाता है, तुलनात्मक हो जाता है। मान लीजिए किसी ऐसी सोसाइटी में आप रहते हैं कि वहां के सोसाइटी के लोग, मतलब सभी लोग रोटी, कपड़ा, मकान तो जुटा ही ले रहे हैं, लेकिन अच्छी शिक्षा, अच्छी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, अच्छे स्वास्थ्य के साधन जो लोग उपभोग कर पा रहे हैं या उसका खर्च उठा ले रहे हैं और आप उनके तुलना में नहीं उठा पा रहे हो, तो उसे कहा जाएगा कि आप सापेक्षिक रूप से गरीब हो, यानी रिलेटिव गरीबी है वहां पे। समझ गए? तो समाज के अन्य वर्गों, परिवारों, व्यक्तियों की तुलना में मापा जाता है क्या? सापेक्षिक गरीबी। जैसे मान लीजिए आज के लिए पढ़ाई के समय में लैपटॉप या इंटरनेट ये बहुत ही जरूरी चीजें है। पहले क्या होती थी? रोटी, कपड़ा, मकान तक चीजें सीमित था। लेकिन आज कुछ वर्ग, एक ही समाज में कुछ वर्ग के पास ये सब चीजें शिक्षा प्राप्त करने के साधन है पर दूसरे वर्ग के पास नहीं है। तो दूसरा वर्ग सापेक्षिक रूप से गरीब माना जाएगा। समझ गए? तो सापेक्षिक गरीबी का मतलब तुलनात्मक गरीबी होता है किसी समाज में जीवन स्तर मेंटेन करने के लिए उस हिसाब से। ठीक है? तो ये सब चीजें होती हैं। संसाधनों की कमी, समाज के अनुसार जीवन शैली, उपभोग को बनाए रखने की में सक्षमता है ना। अब मान लीजिए, अब यहां समझते हैं गरीबी के जो कारण है वो क्या क्या हो सकते हैं। तो गरीबी के कारण में आर्थिक कारण भी हो सकता है, ऐतिहासिक कारण भी हो सकता है, सामाजिक कारण भी हो सकता है और प्रशासनिक कारण भी हो सकता है और कई विविध प्रकार के भी हो सकते हैं। ठीक है? तो आर्थिक कारण क्या हो सकते हैं? मान लीजिए कि किसी देश की या किसी राष्ट्र की या किसी जगह की अर्थव्यवस्था ऐसी है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है तो इनकम के साधन नहीं होंगे, इनकम के साधन नहीं होंगे तो इनकम नहीं आएगी, तो फिर आप खर्च क्या करेंगे? तो गरीबी आएगी। उसके बाद हो सकता है कहीं पे अर्थव्यवस्था की प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है। अगर वो एग्रीकल्चर बेस्ड है तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता अच्छी नहीं है, मतलब जितना जरूरत है उतना ही नहीं हो पा रहा है, तो सरप्लस या ज्यादा कहां से होगा जो बेच के आय को बढ़ा पाएंगे। ठीक है? उसके बाद अगर कोई वहां पे इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री की भी प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, उत्पादकता, कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को सेल कर पाए, एक्सपोर्ट कर पाए। ठीक है? ताकि एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पाए, और एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगा तो फिर ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो फिर ज्यादा रोजगार भी आएगा। अगर ये सब व्यवस्थाएं नहीं है, किसी इकोनॉमी की स्थिति ऐसी नहीं है, तो गरीबी आएगी। हिस्टोरिक कारण क्या हो सकते हैं? ऐतिहासिक कारण, है ना। तो ऐतिहासिक कारण क्या हो सकते हैं वो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक्सप्लॉयटेशन, मान लीजिए आपका हमेशा एक परिवार का, एक समाज का या एक देश का अगर बहुत समय से शोषण होता रहा हो, तो वो व्यक्ति अभी आधारभूत चीजें को भी अपने विकसित नहीं कर पाया हो, तो जाहिर सी बात है कि वो गरीबी में फंसा रहेगा। अब जैसे भारत ही है या फिर जितने भी देश थे जो ब्रिटेन के गुलाम थे, उनका अपने हिसाब से विकास नहीं हो पाया, उनका शोषण हुआ। या भारत में कई सारी जातियां हैं,
जिनका ऐतिहासिक रूप से हमेशा शोषण हुआ, दबा के रखा गया, अवसरों तक उनकी पहुंच बनाई नहीं रखी गई है, समझ रहे हो ना आप? तो उसके कारण भी वो लोग गरीब बने हुए हैं। मतलब उसी तरह लैंगिक आधार पे भी हो सकता है। लैंगिक आधार पे मतलब कि अब जैसे अब पता ही है कि ज्यादातर जो महिलाएं होती हैं वो होम मेकर होती हैं, घरेलू कार्य में लगी होती हैं, और जो पुरुष होते हैं वो मतलब इनकम जनरेशन या पैसे कमाने में लगे होते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो महिलाओं के पास तो आय के स्रोत है नहीं, वो डिपेंड रहती हैं पुरुषों के ऊपर ज्यादातर। अब तो खैर बदल रहा है चीजें। तो लैंगिक गरीबी भी देखी जाती है, ठीक है? उस अगर महिला अलग हो गई या फिर उस घर में पुरुष अचानक से ना रहे या ऐसा कुछ हो जाए, तो लैंगिक गरीबी भी आती है। तो मतलब एक वर्ग गरीब है और दूसरा वर्ग अमीर है। सामाजिक कारण क्या हो सकता है? तो सामाजिक कारण ये हो सकता है, आपने माल्थस का वो पढ़ा होगा, क्या कहते हैं, जनसंख्या का सिद्धांत, जो कहते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो गुणात्मक वृद्धि होती है उसमें, और एक आर्थिक वृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक। यानी अगर वो 2 से 3 अगर आर्थिक वृद्धि 1 से 2, 2 से 3 हो रही है, तो पॉपुलेशन 2 से 4, 4 से 8 हो रहा होता है। तो इसके कारण भी गरीबी बढ़ती है। यानी अगर आर्थिक रिसोर्स उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन जनसंख्या उसके 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ रही है, तो गरीबी आएगी, है ना? तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी गरीबी का कारण होती है, अगर साथ ही साथ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा है। लिटरेसी यानी साक्षरता, यदि लोगों में साक्षरता नहीं है, तो वो इनकम के स्रोत क्या-क्या हैं, उनकी जानकारी नहीं होगी, या फिर उस समाज में नवाचार नहीं होगा, है ना? इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, तो कहाँ से ही आएगा एक्स्ट्रा इनकम? उसके बाद स्किल। अभी इंडिया में स्किल मतलब जो पढ़े-लिखे लोग इतने गरीब होते जा रहे हैं, उसका रीज़न है कि आज के इंडस्ट्रियल या इकोनॉमी के डिमांड के हिसाब से उनके पास स्किल नहीं है। अब इसकी गलती किसकी है, ये तो आप बहुत बेहतर जानते हो कि ऑब्वियसली सिर्फ़ और सिर्फ़ गवर्नमेंट की। क्योंकि वो बेसिक लेवल पे ये सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं करा पाए कि लोग उसके बारे में जान पाएँ और वैसी स्किल को सीख पाएँ। जब रहे आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ ये सब चीज़ें है ही नहीं, तो आप क्या कर पाओगे, है ना? प्रशासनिक कारण क्या क्यों होते हैं गरीबी में? अब मान लीजिए कोई राज्य या देश ऐसा है, जैसे कुछ बंद अर्थव्यवस्थाएँ होती हैं, वो बाहर से ज़्यादा संपर्क नहीं रखना चाहती, सब कुछ वहाँ पे जो भी होगा वो सरकारें कंट्रोल कर सकती है। प्राइवेट सेक्टर कुछ करना चाहेगी तो सरकार उसको कंट्रोल करेगी, या सरकार के निर्देशन में काम करते हैं। तो कभी-कभी इस कारण भी जो देश का विकास उस तरह से नहीं हो पाता जिस तरह से होना चाहिए। आपने 1991 में देखा कि एलपीजी सुधार हुआ, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इसके कारण जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत तेज़ी से इकोनॉमी में एंट्री लिए, और उससे खूब सारे इन्वेस्टमेंट आए, एफडीआई आई, और अर्थव्यवस्था थोड़ी-सी बढ़ने लगी। इसके कारण जो रोज़गार है, एम्प्लॉयमेंट भी थोड़ा-सा बढ़ने लगा, ठीक है? और एडमिनिस्ट्रेटिव दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि मान लीजिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन है, और उसके कारण क्या हो रहा है कि चीज़ें उतनी अच्छी हो नहीं पा रही हैं, बहुत ज़्यादा टैक्स इवेजन हो रहा है, किसी तरह लोग टैक्स को अपना काला धन के रूप में बना रहे हैं, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं सरकार के पास टैक्स के रूप में आ नहीं पाती, या फिर करप्शन की वजह से जिसको जो चीज़ें मिलनी चाहिए उसको मिल नहीं पाती, तो प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली कम होगी, है ना? अब विविध कारण क्या हो सकते हैं? तो जैसे वीवीएस साइकिल होता है, पॉवर्टी का वीवीएस साइकिल, मतलब एक बार गरीबी दुष्चक्र जिसे कहते हैं, कि एक बार अगर आप गरीब हो गए, तो उसकी वजह से आपके बच्चों को यहाँ पे समझाता हूँ, उसकी वजह से आपके बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिलेगा, अच्छा पोषण नहीं लेंगे, तो वो अंडर न्यूट्रिशन होंगे, यानी मतलब जब कुपोषित होंगे, और जब कुपोषित होंगे, तो जो विकास के मानक है, उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी, यानी वो अच्छी तरह से उनका शरीर और दिमाग अच्छे से विकसित नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से उन बच्चों में हमेशा एक वो दुर्बल मानसिकता, शारीरिक कमजोरी, ये सब चीज़ें उसमें रहेंगी। जब ये सब चीज़ रहेंगी, तो क्या वो अच्छे तरह से शिक्षित हो पाएँगे? नहीं। क्या वो किसी चीज़ को अच्छे से रिकॉल या सीख पाएँगे? नहीं। जब वो अच्छी तरह से स्किल नहीं ले पाएँगे, शारीरिक मानसिक रूप से भी कमज़ोर हैं, तो क्या वो अच्छा काम कुछ कर पाएँगे या ढूँढ पाएँगे या कुछ अच्छा कर पाएँगे? नहीं। तो क्या उनकी उत्पादकता कम नहीं होगी? ज़ाहिर-सी बात है कम होगी। उत्पादकता कम होगी तो ज़ाहिर-सी बात है कि फिर वो अच्छे काम नहीं कर पाएँगे, तो अच्छा कमा नहीं पाएँगे। जब अच्छा कमा नहीं पाएँगे, तो फिर वो समय के हिसाब से और गरीब बनते जाएँगे। जब और गरीब बनेंगे, तो ये सब चीज़ें और ज़्यादा होती रहेंगी। तो इसमें फिर सरकार को इंटरवेन करना पड़ेगा, उन्हें अपलिफ्ट करना पड़ेगा, और फिर उन्हें किसी तरह से इस गरीबी के दुष्चक्र से निकाला जा सकता है, ठीक है? उसके बाद विश्व बैंक क्या कहता है कि
जो गरीब है, मतलब मैं गरीब देश की बात कर रहा। विश्व बैंक के अनुसार जो देश है पूरे विश्व में वो कितने कैटेगरी में है। तो विश्व बैंक के अनुसार जो देश है पूरे विश्व में गरीबी या फिर आय के आधार पर उसको 4 वर्गों में डिवाइड किया है। पहला तो वो जो सबसे ज्यादा पैसे वाले देश हैं या सबसे ज्यादा विकसित देश है, जिनकी नेशनल इनकम बहुत ज्यादा है या लोगों का इनकम बहुत ज्यादा है, वो तो आएंगे उच्च आय वाले। फिर उनसे जो कम है वो आएंगे मध्य में, मतलब मध्य आय वाले देश। मध्य आय वाले लोगों में भी एक तो वो होंगे जो थोड़ा कम होंगे और दूसरा वो होंगे जो थोड़े ज्यादा होंगे। तो जो ज्यादा वाले होंगे वो उच्च मध्य आय में आएंगे और जो कम वाले होंगे वो निम्न मध्य आय वाले में होंगे। और कुछ वो देश हैं जिनकी मतलब आय अभी बहुत ही कम है, तो उन्हें निम्न आय में डिक्लेयर किया जाएगा विश्व बैंक के अनुसार। ठीक है, तो विश्व बैंक के अनुसार निम्न आय वाले लोग हैं, निम्न मध्य आय वाले लोग हैं, उच्च मध्य आय वाले लोग हैं और उच्च आय वाले लोग हैं। तो इसी तरह से देश को भी कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो जिन देशों में अगर किसी व्यक्ति का जो इनकम है वो $1036, ये विश्व बैंक है तो डॉलर में काउंट करता है, $1036 से ज्यादा नहीं है प्रति साल, तो वो निम्न आय वाले देश माने जाएंगे, यानी गरीब देश माने जाएंगे या अल्प विकसित देश माने जाएंगे। ठीक है, उसमें जैसे ये अफगानिस्तान, सूडान, सोमालिया ये सब आ जाते हैं। उसके बाद मध्य आय वाले में भी सबसे नीचे, मध्य आय वाले में जो नीचे वाले होते हैं, अगर वो $1036 से लेके $4045 तक पर साल कमा ले रहे हैं तो कहा जाएगा कि वो क्या है, निम्न मध्य आय वाले देश है। इसमें इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि आदि आ जाएंगे। इन्हें डेवलपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डेवलपिंग या विकसित कहते हैं। सॉरी, विकसित नहीं, विकासशील कहते हैं। क्या कहते हैं? विकासशील। विकासशील मतलब ये विकास की ओर बढ़ रहे हैं, विकसित होने की ओर बढ़ रहे हैं। उसके बाद मध्य आय वाले में जो थोड़ा ज्यादा जिसकी आय है उसे उच्च मध्य आय कहते हैं। और इनका क्राइटेरिया विश्व बैंक ने बनाया है कि $4046 से लेके $12,535 तक अगर आप किसी देश लाना तो वो उच्च मध्य आय वाले देश में आएंगे। हालांकि ये भी डेवलपिंग ही है लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस है। ठीक है, तो इसमें ब्राजील, चाइना, इराक ये सब देश आ जाएंगे। उसके बाद उच्च आय वाले देश जो $12,535 प्रति ईयर अगर कर ले रहे हैं तो भाई वो क्या है, विकसित है, उच्च आय वाले देश हैं। तो इसमें आपको पता है कि यूरोप आ जाएगा, जापान आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, ये सब देश आ जाएंगे। तो ये सब थोड़ा सा आप देख लेना कि भारत कहाँ है, तो भारत विकासशील देशों में है, निम्न मध्य आय वाले में देश है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि गरीबी का जो अनुमान, मतलब भारत में गरीबी का अनुमान लगाने की जो एक प्रक्रिया रही है वो कब से शुरू हुई है और कब से गरीबों की पहचान करके उनके लिए कुछ ना कुछ किया जाने लगा है। तो गरीबी, अब गरीबी पहचानने के लिए कौन गरीब है कौन नहीं गरीब है इसके लिए एक रेखा खींची जाएगी, है ना, एक रेखा। इस रेखा से ऊपर जो होगा वो गरीब नहीं होगा, इस रेखा से जो नीचे नहीं होगा, जो नीचे होगा उसे गरीब कहा जाएगा। तो इस रेखा को क्या कह दिया गया कि पॉवर्टी लाइन, क्या कह दिया गया, गरीबी रेखा। अब इस गरीबी रेखा से जो नीचे होगा उसे कहा जाएगा गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोग, यानी बिलो द पॉवर्टी लाइन, यानी बीपीएल। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले तो जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए खर्च करने की सीमा जो है उसे कहते हैं मॉनेटरी थ्रेशहोल्ड। मतलब जो जरूरी चीजें हैं, मतलब उतना तो आपके पास होना ही चाहिए। अगर नहीं है उतना पैसा तो आप गरीब है, अगर है तो ठीक है, मतलब गरीब रेखा से थोड़ा सा ऊपर हो सकते हैं, पर अमीर है ये नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है, इससे संबंधित जो डाटा जुटाया जाता है कि गरीबी रेखा निर्धारित करने के जो डाटा निकाला जाता है या कलेक्ट किया जाता है, उसके लिए संस्था है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसे NSSO भी कहते हैं और ये कार्यक्रम एवं सांख्यिकी मंत्रालय, कार्यक्रम क्रियान्वयन होगा, कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था है जिसे नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये गरीबी रेखा से संबंधित इनकम से संबंधित डाटा को कलेक्ट करती है। ठीक है, थोड़ा देखते हैं कि आजादी से पहले क्या हुआ था। तो जब भारत गुलाम था, जब भारत गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तो उस समय दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब में इन्होंने गरीब कौन थे उनको पहचानने की कोशिश की। तो उन्होंने 1901 में ये किताब लिखी थी।
ठीक है। 1901 में दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल किताब लिखा और उसमें इन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति 16 रुपए से लेके 35 रुपए तक नहीं कमा पा रहा है प्रति साल, तो वो क्या है? गरीब है। ठीक है। और दूसरा अनुमान लगाया गया था 1938 में, वो ये 1901 है, दादा भाई नौरोजी ने। फिर 1938 में उस समय कांग्रेस, पता है कि एक बहुत बड़ा संगठन था जो आजादी के लिए लड़ रहा था, तो उसने राष्ट्रीय योजना समिति बनाई थी। ठीक है, नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई थी 1948 में, सॉरी 38 में। ये क्वेश्चन कभी कभी कई बार क्वेश्चन में आया है कि राष्ट्रीय योजना समिति का निर्माण कब हुआ था, तो कुछ लोग इसको आजादी के बाद यानी 1950 52 इधर लगाते हैं, तो नहीं, ये नेशनल प्लानिंग कमेटी है, योजना आयोग नहीं है। ठीक है, हालांकि यही आधार बना था आगे जाके योजना आयोग के निर्माण में, लेकिन यह है राष्ट्रीय योजना समिति जो 1938 में बना था और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने जो गरीबी का मतलब मिनिमम इनकम कितना होना चाहिए लोगों का वो अनुमान लगाया। तो इन्होंने कहा कि 15 से 20 रुपया प्रति महीना अगर कोई व्यक्ति नहीं कमा पा रहा है तो वो अपने जीवन को मेंटेन नहीं कर पा रहा, यानी जीवन जीने की जो न्यूनतम जरूरतें हैं वो भी पूरी नहीं कर पा रहा। ये 1938 में इन्होंने कहा था। ठीक है, राष्ट्रीय योजना समिति, तो ये भी गरीबी का अनुमान लगाया था, तो हाँ लगाया था। उसके बाद आजादी से पहले ही 1944 में बॉम्बे प्लान आया था। तो बॉम्बे प्लान में ये कब आया था? 1944 में, आजादी से पहले की बात है। उन्होंने कहा 75 रुपया प्रति व्यक्ति अगर प्रति ईयर नहीं कमा पा रहा है तो वो गरीबी है। तो मैंने बताया आपको आजादी से पहले 3 बार अनुमान लगाए गए। एक तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, दूसरा नेशनल प्लानिंग कमेटी ने लगाया था और तीसरा ये अपना बॉम्बे प्लान। ठीक है, ये आए थे 1901 में और एनपीसी यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी ने अनुमान लगाया था 1938 में, संगठन ही हुआ था, और बॉम्बे प्लान आया था 1944 में। ये याद रखने वाली चीज याद रखना। आजादी के बाद क्या होता है? आजादी के बाद कुछ कमेटियां बनती हैं, कुछ ग्रुप समूह बनाए जाते हैं, जिसे कहा जाता है कि भाई आप भारत में गरीबी के आंकड़े निकालो, क्योंकि गरीबी दूर करने के लिए कुछ योजनाएं चलानी है। तो 1962 में वर्किंग ग्रुप बनाया जाता है, यानी मतलब गरीबी के ऊपर कार्य करने वालों का एक समूह बनाया जाता है और ये समूह बनाता है योजना आयोग। ठीक है, जो अब खत्म होकर नीति आयोग बन गया है। तो नीति आयोग से पहले 2014 से पहले योजना आयोग था। तो योजना आयोग इसके लिए एक समूह बनाता है और कहता है कि आप गरीबी का अनुमान लगाइए कि कितना अगर पैसा आदमी खर्च कर ले रहा है तो गरीब नहीं है और कितना नहीं खर्च कर पा रहा तो गरीब है। तो वर्किंग ग्रुप ने 1962 में कहा कि यदि कोई व्यक्ति 20 से 25 रुपया प्रति महीना, अब 20 रुपया कौन? तो जो गांवों में रहता है, अगर वो 20 रुपया नहीं खर्च कर पा रहा है तो मतलब उसकी जो न्यूनतम जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है। और जो शहरों में अगर कोई रहता है तो उसको 25 रुपए अगर वो खर्च नहीं कर पा रहा है प्रति महीना या नहीं कमा पा रहा है तो वो गरीब है। 1971 में वी.एम. दांडेकर, ठीक है, वी.एम. दांडेकर ने और एन रथ, इन दोनों ने मिलके एक अध्ययन प्रस्तुत किया। ठीक है, ये पहला ऐसा अध्ययन था जो थोड़ा सा व्यवस्थित था, सारे कारणों और कोई चीज क्यों होनी चाहिए, तो उस आधार पे इन्होंने अध्ययन किया। लेकिन ध्यान रखना कि वी.एम. दांडेकर और एन रथ ने पहली बार ये कैलोरी का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रस्तुत किए थे। ठीक है, कैलोरी, ये मतलब अब इन्होंने पैसे की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इतना कैलोरी अगर मिल रहा है उसके शरीर को, होता है ये ऊर्जा का साधन होता है ना, ऊर्जा, तो अगर इतना प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो व्यक्ति गरीब माना जाएगा। तो इन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति को अगर 2250 कैलोरी प्रति डे प्राप्त करने के लिए जो खर्च है अगर उतना नहीं कर पा रहा है तो वो क्या है? गरीब माना जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए बराबर बोला कि दोनों को रोज 2250 किलो कैलोरी, यहाँ पे किलो कैलोरी होगा, 2250 किलो कैलोरी की आवश्यकता है। अगर वो इसके लिए खर्च कर पा रहा है, रोज इतना प्राप्त कर ले रहा है, तो वो गरीबी से रेखा से ऊपर हो सकता है, पर जो नहीं प्राप्त कर पा रहा है वो गरीब है। हालांकि इसमें कुछ कमियां ये थी कि उन्होंने गांव और शहर के लिए दोनों के लिए बराबर निर्धारित कर दिया, जबकि आपको जानते हो पता है गांव में जो है वो फिजिकल वर्क ज्यादा होता है, फिजिकल वर्क ज्यादा होता है तो मतलब ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। शहरों में थोड़ा सा फिजिकल वर्क कुछ लोगों के लिए कम होता है, यानी कुछ लोग ज्यादा मेंटल वर्क करते हैं, तो इनको ऑब्वियसली थोड़ा सा वो कैलोरी कम चाहिए, हालांकि दोनों को उतना ही चाहिए। तो आगे चल के फिर एक कमेटी बनती है, अलग कमेटी। अलग कमेटी कब बनी थी? ये 1989 में। तो 1989 में अलग कमेटी बनती है, 1979 में अलग कमेटी बनती है और इन्होंने गांवों के लिए और शहर के लिए अलग अलग कैलोरी प्रस्तुत किया। जैसे इन्होंने कहा कि जो लोग गांव में रहते हैं, जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें प्रतिदिन 2400 किलो कैलोरी की आवश्यकता है। अगर वो ये 2400 किलो कैलोरी प्राप्त करने के लिए प्रति खर्च कर पा रहे हैं
तो वो गरीबी रेखा से ऊपर माने जाएंगे। अगर नहीं खर्च कर पा रहे हैं इतना प्राप्त करने के लिए, अपने शरीर को इतनी ऊर्जा भी नहीं दे पा रहे हैं प्रतिदिन, तो वो गरीब है। इसी तरह शहरों के लिए कहा गया कि उन्हें 2100 किलो कैलोरी। तो अलग कमेटी ने भी कैलोरी को अपना मापन बनाया था गरीबी का। किलो कैलोरी क्या होता है? ये ऊर्जा का मात्रक होता है, ये ध्यान रखना। तो 1973 और 74 के हिसाब से ये कहा गया कि कोई व्यक्ति अगर गांव में है तो उसे 2400 किलो कैलोरी की आवश्यकता है, और उसके लिए उसे 49.09 यानी मतलब 49 रुपया पर मंथ खर्च करने की जरूरत है। ये बात कब की कर रहे हैं हम? 1973-74 की। तो 1973-74 में 49 रुपया प्रति महीना अगर आप कमा रहे हो, तो मतलब आप 2400 किलो कैलोरी प्राप्त कर ले रहे हो प्रतिदिन। मतलब इतना खाने पीने का सामान खरीद पाओगे। अगर आप शहर में हो तो आपको प्रति मंथ 56.64 रुपए, 56.64, साढ़े मतलब 56-57 रुपए प्रति महीना आप कमा रहे हो, तो आप गरीबी रेखा से ऊपर नहीं कमा पा रहे तो गरीबी रेखा से नीचे हो। ये इन्होंने अनुमान लगाया था। फिर आता है 1993 में लकड़वाला रिपोर्ट। 1993 में आपको पता है कि 1991 में क्या हो गया है? एलपीजी हो गया है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण का दौर शुरू हो गया है, प्राइवेटाइजेशन का दौर शुरू हो गया है। तो अब गरीबी का जो पैमाना होगा, उपभोग का जो स्तर होगा, ये थोड़े से बदल जाएंगे। तो 1993 में लकड़वाला समिति या एक्सपर्ट ग्रुप का गठन किया जाता है, और लकड़वाला एक्सपर्ट ग्रुप अलग समिति की जो ग्रामीण और शहर में जो अंतर किए थे अलग समिति, उसको बनाए रखती है कि हाँ भाई मिनिमम जो जरूरतें हैं शरीर को, वो गांव और शहरों में अलग है। तो उन्होंने उस स्टैंडर्ड को मेंटेन रखा, और इन्होंने एक सुझाव दिया कि जो सीपीआई निकाला जाता है, ये होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ये अलग चीज है। इसको जब हम लोग पढ़ेंगे जीडीपी वगैरह, तो वहां पे समझेंगे इसकी चीजें। तो उन्होंने कहा कि भाई जो आप सीपीआई निकालते हो, पूरे देश की जनता को निकालते हो, हालांकि इसमें अलग अलग लोग होते हैं और अलग अलग पैसे कमाते हैं, अलग अलग इनकम होती है। तो जैसे कुछ इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, उनकी अलग काम दशाएं हैं, उनको अलग पैसा मिलता है। और जो कृषि वाले लोग हैं, उनकी उनकी महंगाई, उनकी खाद्य चीजें, मतलब खाने वाली चीजें अलग हैं, कमाई अलग है। शहरों में जो रहते हैं इंडस्ट्री वाले वर्कर हैं, उनकी कमाई अलग है, रहन सहन अलग है, किराया है ना, तो ये सब चीजें रहता है। किसान है तो अपने घर में रहते हैं, उनकी खान पीन की चीजें अलग हैं। तो इस हिसाब से जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाला जाता है, वो एक अलग से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो औद्योगिक वर्कर हैं, औद्योगिक कामगार हैं, उनके लिए भी अलग से निकाला जाए, और जो एग्रीकल्चर वर्कर हैं उनके लिए भी अलग निकाला जाए। क्योंकि अब सब में अगर इनको समाहित कर ले रहे हो तो वो ठीक नहीं है, कि फिर उस हिसाब से इनकी जरूरतें और इनकी इनकम क्या है वो आप नहीं समझ पाओगे। जाहिर सी बात है भाई, अमीर लोग का स्टैंडर्ड अलग होता है, और जो वर्कर्स होते हैं उनका जो स्टैंडर्ड थोड़ा अलग होता है, निम्न होता है मतलब। तो उन्होंने कहा कि सब में मापने से अच्छा है कि इनका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इंडस्ट्रियल वर्कर और सीपीआई, इनका अलग अलग निकाला जाए। तो आप ये जान लो, एक सीपीआई निकाला जाता है, सीपीआई में भी एक होलसेल और एक रिटेल निकाला जाता है, और एक सीपीआई में इंडस्ट्रियल वर्कर का निकाला जाता है, और एक सीपीआई में एग्रीकल्चर वर्कर का निकाला जाता है। आपका ये काम है कि ये जो सीपीआई एग्रीकल्चर, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, इनका कौन निकालता है, और सीपीआई होलसेल और सीपीआई रिटेल, ये कौन निकालता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। उसके बाद जो स्टेट लेवल स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन है, उसको भी डिसाइड करने के लिए लकड़वाला ने कहा था, ठीक है। कौन? लकड़वाला समिति ने कहा था कि हर स्टेट की जो पॉवर्टी लाइन है वो भी अलग अलग होनी चाहिए। अब गुजरात और मुंबई, कर्नाटका, इन सब जो जगह है थोड़ी सी इनकम अलग है, तो उपभोग भी अलग हुआ। लेकिन बिहार, झारखंड, ऐसे राज्य जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है, वहां पे इनकम और उपभोग अलग है। तो उस हिसाब से भी थोड़ा पॉवर्टी लाइन डिसाइड करने की इन्होंने बात करी थी, ठीक है। क्योंकि राज्यों के बीच कीमत में अंतर आता है। कोई चीज मान लो गुजरात में बन रही है तो वहां उसकी प्राइस थोड़ी कम होगी, लेकिन वही चीज अगर बिहार जा रही है, झारखंड जा रही है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जुड़ जाता है, और लादने और ढोने और ये यहाँ से वहां पहुंचाने में जो भी पैसा जो लगता है उसमें, है ना, तो उसकी कीमतों में अंतर आता है। तो इस हिसाब से भी उन्होंने कहा था कि गरीबी का अनुमान या गरीब पॉवर्टी लाइन बनाई जाए। कौन? लकड़वाला समिति। कब आया था? 1993 में। उसके बाद 2009 में तेंदुलकर एक्सपर्ट ग्रुप आता है, यानी इसे हम तेंदुलकर समिति के नाम से भी जानते हैं, तो ये याद रखना। तो तेंदुलकर समिति कब आया था? 2009 में। और इन्होंने कैलोरी मानदंड की जगह है पोषण को महत्व दिया, यानी कहा कि कैलोरी तो आदमी सिर्फ चावल, आलू, रोटी, सूखी रोटी, ये सब भी खा के प्राप्त कर सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वस्थ माना जाएगा। मतलब कैलोरी की जगह, सिर्फ ऊर्जा की जगह
जो मानदंड बनाते थे उनकी जगह पोषण को आधार बनाया गया, यानी व्यक्ति चावल, आलू इन सब के अलावा वो दाल, सब्जी, जो भी न्यूट्रिशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब चीजें भी खा पा रहा है या बस उसका पेट भर जा रहा है, इतने में संतुष्ट है। देखिए, शरीर पेट भरना ये मानसिक संतुष्टि होती है, ठीक है? ये होती है मानसिक संतुष्टि। तो अगर आपका पेट भूख लगी है, आपने ठूस के सूखी रोटी भी खा लिया, तो आप मानसिक रूप से संतुष्ट हो गए, आपको अपना पेट भरा-भरा महसूस होगा। लेकिन जो शारीरिक संतुष्टि है, शारीरिक संतुष्टि आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके लिए आपको पोषण चाहिए, सिर्फ पेट का भरा नहीं होना चाहिए। इसलिए आप मूवियों में देखते होंगे, जो अमीर लोग होते हैं, उनके प्लेट में थोड़ा-सा खाना होता है। 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच और थोड़ा-सा कॉफ़ी, थोड़ा-सा वगैरह-वगैरह। मतलब हर चीज़ थोड़ा-थोड़ा होता है। तो उनका पेट भरे ना भरे, लेकिन उनको पोषण पर्याप्त मिल रहा है। और जो बेचारे गरीब होते हैं, देखते होंगे एक पत्तल में इतना सा चावल ले लिए हैं और नमक लगा के ठूसे पड़े हैं। पेट तो भर गया, लेकिन फिर भी बेचारे कुपोषित से दिखाई देते हैं, ठीक है? तो ये अंतर होता है कैलोरी मानदंड और पोषण के मानदंड को आधार बनाए जाने में। तो तेंदुलकर समिति ने पहली बार ये कहा कि कैलोरी मानदंड की जगह पोषण को आधार बनाया जाए गरीबी आकलन में। तो इन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी गरीब की जगह एक समान गरीबी सीमा निकाली जाए। तो तेंदुलकर समिति ने क्या कहा था कि पोषण को गरीबी का आधार बनाया जाए, और उसके बाद शहरी और गरीब को गरीबी आकलन अलग-अलग करने की जगह एक समान गरीबी सीमा को निर्धारित करा जाए, ठीक है? और इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य पर खर्च को भी इसमें शामिल करने का सुझाव दिया था, ठीक है? अभी तक क्या कहते थे कि कैलोरी खा पा रहे हो कि नहीं, है ना? तो इन्होंने इसकी जगह कहा कि भाई साहब, पेट भरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनको पोषण चाहिए, शिक्षा चाहिए और अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। इसके लिए भी अगर वो खर्च कर पा रहे, इसको भी शामिल किया जाना चाहिए। तो महत्वपूर्ण गैर खाद्य पदार्थ मतलब कैलोरी, पोषण, प्रोटीन, फैट, वसा, ये सब चीजें। और दूसरी चीज गैर खाद्य मतलब जैसे कपड़ा भी चाहिए, आपको रहने के लिए मकान भी चाहिए, नहीं मकान है तो मकान में रह रहे हो, किराया चाहिए। तो ये सब चीजें भी शामिल करने की बात करी किसने? ये तेंदुलकर जी ने, ठीक है? तेंदुलकर समिति ने कहा था। ये याद रखना, 2009 में आया था। ये पूछता है क्वेश्चन, हर बार किसी ना किसी एग्जाम में हर साल आता है। तो इन्होंने तेंदुलकर जी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति गांव में है, वो 816 रुपया पर मंथ अगर कमा रहा है, तो गरीबी मतलब इससे ज्यादा कमा रहा है तो गरीबी रेखा से ऊपर है, और इससे कम कमा रहा है तो गरीबी रेखा से नीचे है। इसी तरह शहर में अगर कोई व्यक्ति 1000, गरीबी का जो सीमा रेखा बनाएगा 1000, अगर 1000 से आप ऊपर कमा रहे हो तो गरीबी रेखा से ऊपर हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अमीर हो। लेकिन गरीब 1000 से कम कमा रहे हो तो आप गरीब माने जाओगे, या नहीं, गरीबी रेखा से नीचे हो। और ये जो बनाया गया था, इसका आधार था 2011-12। आधार का मतलब 2011-12 में जो महंगाई थी, जिस हिसाब से चीजें थी, उस हिसाब से ये आकलन किया गया था। तेंदुलकर समिति 2009, ये उन्हीं के आधार पर ये चीजें डिसाइड की गई। उसके बाद 2014 में रंग राजन कमेटी बनाई जाती है, और 2014 में रंग राजन कमेटी कब आई थी? 2014 में। और ये अपनी रिपोर्ट देते हैं और ये कहते हैं कि गरीबी रेखा निर्धारण के लिए फिर से शहरी गरीबी रेखा को अलग अलग किया जाना चाहिए। तेंदुलकर समिति ने कहा था कि शहरी और ग्रामीण की जगह एक समान गरीबी रेखा निर्धारित किया जानी चाहिए, जबकि रंग राजन समिति ने कहा कि गरीबी रेखा के लिए एक शहर और ग्रामीण अलग अलग रेखा होनी चाहिए दोनों के लिए, ठीक है? तो अलग-अलग उपभोग के आधार पर शहरी और ग्रामीण गरीबी रेखा निर्धारित की गई, और इसमें इन्होंने फूड यानी खाद्य पदार्थ और गैर खाद्य पदार्थ दोनों को शामिल किया, जो कि तेंदुलकर समिति ने भी शामिल किया था। गैर गैर मतलब जो गैर खाद्य आइटम, यानी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कपड़े के लिए, घर के लिए, ये सब चीजें, और साथ ही साथ कैलोरी, प्रोटीन, फैट यानी पोषण और ऊर्जा, दोनों चीज। तो उसके बाद जो सुझाया गया कि पर मंथ किसी आदमी की इनकम कम से कम, गांव में है तो 972, शहर में है तो 1407 रुपए तो होना ही चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट ने रंगराजन समिति के जो रिपोर्ट थी, इस पे कोई भी कदम नहीं उठाया, यानी इसको ध्यान ही नहीं दिया। अब क्योंकि आप देख ही सकते हो, अंतर देख लो यहाँ पे, क्यों नहीं किया? क्योंकि जब रंगराजन समिति ने सुझाया था और तेंदुलकर समिति ने सुझाया था, उनके अनुसार रंगराजन समिति के को जो रिपोर्ट था, उनके अनुसार जो गांव में गरीब लोग थे, वो लगभग 260.5 मिलियन लोग हो गए थे। अगर उस रंगराजन पैमाने पे जाते तो गांव में कितने गरीब होते? 260.5 मिलियन, ठीक है? अब इसको लाख करोड़ में निकालना है तो आप इसमें 10 से गुणा कर देना, ठीक है? और शहरों में रंगराजन के अनुसार 102.5 मिलियन शहर के लोग गरीब थे। तो टोटल रंगराजन की जो रिपोर्ट थी, उनके अनुसार 363 मिलियन लोग भारत में गरीब थे। लेकिन वहीं अगर तेंदुलकर रिपोर्ट को आप मानोगे तो शहर में गरीबी कितनी थी? 216। तो किस में ज्यादा आ रहा है भाई? जाहिर सी बात है, रंगराजन की रिपोर्ट अगर मानोगे तो गरीबों की संख्या ज्यादा आ रही है।
तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी की संख्या कम आ रही है गाँव में। यही हाल शहरों में भी था। शहरों में रंगराजन समिति के अनुसार 102 मिलियन गरीब लोग थे, जबकि तेंदुलकर समिति के अनुसार शहर में 52.8 मिलियन लोग गरीब हैं। अब आप सोचो कि सरकार इनको क्यों नहीं मान रही है, रंगराजन समिति की रिपोर्ट को। रंगराजन समिति के अनुसार ज्यादा पेमेंट है, ज्यादा, अब इन्होंने 1400 कितने रुपए कहा है, 1407 रुपए कहा है पर कैपिटा होनी चाहिए। रंगराजन जी ने कितना कहा था, 1000 रुपया, सॉरी तेंदुलकर जी ने कहा 1000 रुपया कहा था। तो सरकार ने रंगराजन समिति की रिपोर्ट को नहीं माना, यानी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि तेंदुलकर समिति के अनुसार एक्शन लिया और गरीबी रेखा का निर्धारण किया। क्योंकि इनके अनुसार भारत में सिर्फ 21.9% गरीब लोग हैं, और जबकि रंगराजन समिति के अनुसार 29.5% लोग गरीब है भारत में। तो सरकार इसको मानती है, ताकि अब जाहिर सी बात है इसको मानेंगे तो गरीबी परसेंट कम है, तो गरीबी मानक का ज्यादा लोग, मतलब कम लोगों को ही गरीबी रेखा के लिए कार्य करना पड़ेगा। सरकार फिर आंकड़े में प्रस्तुत कर पाएगी, देखो 21% थी, हमने इतना कर दिया, अब ये है थोड़ा ज्यादा है ना, तो सरकार इसको नेगलेक्ट करती है और इसको मानती है। तो गरीबी के कारणों में तो हमने देखा कि सामाजिक आधार पर भी कुछ गरीबी थी, तो उसके आधार पे कौन कौन लोग बहुत ज्यादा डिप्राइव रह गए हैं। 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। आजकल की जितने भी गरीबी उत्थान के लिए जो स्कीम चल रही है, उसके लिए जो क्राइटेरिया है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 से ही लिया जाता है। ये जातिगत जनगणना नहीं है, ये ध्यान रखना, लेकिन हाँ जाति के आधार पे ही कितने लोग गरीब हैं ये जरूर आंकड़ा दिया गया था, लेकिन इसमें सिर्फ SC और ST को शामिल किया गया था। ये जो अभी जातिगत जनगणना होने की बात हो रही है उससे अलग है, क्योंकि अभी जो जातिगत जनगणना होगी उसमें ये देखा जाएगा कितने लोग दूसरी जातियों की अपेक्षा कितने पिछड़े हुए हैं, ठीक है, उस हिसाब से चीजें होंगी। तो इसमें जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है, इसको कौन कराया था, तो इसको कराया था जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसने कराया था, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जो जनगणना होता है वो जनगणना इसको कराता है गृह मंत्रालय, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। लेकिन ये सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 वाला ये ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कराया था, और इसमें लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है उसके बारे में जानकारी ली गई थी, और लोगों का जो शैक्षिक क्या स्थिति है उसके अनुसार डाटा कलेक्ट किया गया था, किस जाति में और किस वर्ग में लोगों की कैसी सामाजिक और आर्थिक स्थिति है, और कितने लोग पढ़े लिखे हैं या कितने पढ़े लिखे हैं, उस हिसाब से उनकी आंकड़ा डाटा खरीदा गया था। तो ध्यान रखना जो BPL गणना से अलग है ये, यह पहली बार घरेलू और पारिवारिक या व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, अभी तक हमने जो भी देखा वो पर व्यक्ति इनकम था। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 वाले में हमने ये देखा कि एक परिवार में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, किस तरह का पढ़े लिखे मतलब शिक्षा है उनके पास, और किस तरह की चीजें उपयोग कर रहे हैं, उस घर की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है वो कैसी है, ठीक है। तो इस आधार पे हम उनकी वंचना या कितने कैसे डिप्राइव है वो लोग, उसको ट्रैक करते हैं, और ये तो खैर आप जान ही गए, ठीक है। उसके बाद उसके आधार पे हम बहुआयामी गरीबी को आधारित करते हैं। जैसे आपने पढ़ा था ना कि एक होता है जो उन्होंने लोग ना एक फूड आधारित, एक होगा नॉन फूड, यानी अगर रोटी डुटा ले रहे हो अच्छी बात है, पर आपको मकान चाहिए, आपको कपड़ा चाहिए, आपको शिक्षा चाहिए, आपको आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से शिक्षा स्वास्थ्य के अनुसार से चीजें चाहिए, अगर वो सब नहीं है तो मतलब गरीबी कई तरह की हो सकती है, यह आपको पता है। तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के अनुसार 17.91 करोड़ परिवारों, ग्रामीण परिवारों को, इसमें शहर नहीं शामिल है, ये ध्यान रखना, इसमें सिर्फ ग्रामीण परिवारों को शामिल किया गया। और जो डाटा जो क्राइटेरिया बनाए गए थे उसके अनुसार यह वर्ग 3 वर्गों में विभाजित हो गया, ठीक है, 3 वर्गों में विभाजित हो गया। तो वो वर्ग कौन कौन से थे, तो देखिए, एक वर्ग तो वो जो स्वतः ही बाहर हो जाता है, और दूसरा वर्ग तो वो जो स्वतः ही गरीबी में या बहुआयामी गरीबी में समाहित हो जाता है, और तीसरा अन्य, मतलब जो क्राइटेरिया के आधार पे गरीब है कि नहीं है इसके अनुसार पे देखा गया परिवारों को। मैं परिवार की बात कर रहा, व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। अब कौन कौन से परिवार अपने आप बाहर हो जाएंगे, तो उसके लिए 13 पैरामीटर थे। जैसे कुछ चीजें उनकी संपत्ति और आय के हिसाब से थी, यानी अगर आपके पास आपके परिवार में 2 पहिया वाहन है, अगर आपके परिवार में 2 पहिया वाहन है तो आप ऑटोमेटिकली गरीबी से बाहर है। यदि कोई तटीय क्षेत्र में रहता है, तटीय राज्य में है, उसके पास मछली पकड़ने की बोट है, नाव है मछली पकड़ने वाली, इलेक्ट्रिक वाली, तो वो ऑटोमेटिकली गरीबी रेखा से बाहर है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास कृषि मशीन है, आप खेती करते हो, आपके पास कृषि मशीन है, ट्रैक्टर है, या फिर जो भी है थ्रेसिंग वगैरह, अगर वो सब चीजें हैं तो आप गरीबी रेखा से अपने आप बाहर हो जाते हो। उसके बाद
आप किसान हो लेकिन आप केसीसी लिमिट के अनुसार 50,000 से ज्यादा ऋण ले सकते हो अपने खेत पे, तो इसका मतलब आपके पास खेत भी है, तो आप गरीबी रेखा से ऑटोमेटिकली स्वतः ही बाहर हो जाते हो। अब कौन स्वतः ही गरीबी रेखा में शामिल हो जाएगा, गरीबी रेखा के नीचे शामिल हो जाएगा, बहुआयामी गरीबी, तो उसके लिए 5 पैरामीटर बनाए गए। मान लो अगर आप जंगल में रहते हो, आदिवासी समाज से आते हो, तो आप जाहिर सी बात है आपके पास कुछ भी नहीं होगा, तो आप ऑटोमेटिकली गरीबी रेखा से नीचे हो और प्राचीन जीवन शैली जी रहे हो, ठीक है। उसके बाद जो बंधुआ मजदूर थे, जो बंधुआ मजदूर हुआ करते थे, अब जाहिर सी बात है ये सामाजिक रूप से दबे कुचले लोग बेचारे होते हैं, तो ये लोग भी ऑटोमेटिकली गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं। उसके बाद जो मैला उठाने वाले लोग हैं, जो शहरों की सफाई करते हैं, हाथ से नालियाँ साफ कर रहे हैं और वो सब कर रहे हैं, जो प्राचीन मतलब सामाजिक रूप से ऐसा करते आ रहे हैं, और जो झोपड़ी वगैरह में रहते हैं, जिनके पास कोई पक्का मकान, कच्चा मकान नहीं है, तो वो लोग ऑटोमेटिकली इसमें समाहित हो जाएँगे, किसमें? गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले परिवार में, या सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में ऑटोमेटिकली समाहित हो जाएँगे, ठीक है? वो परिवार। उसके बाद और कौन लोग इसमें समाहित होंगे, तो उसके लिए कहा गया 7 संकेतक या इंडिकेटर बनाए गए थे। जैसे वो परिवार जो सिर्फ कच्चा मकान में रहता है, उसके पास कोई पक्का घर नहीं है, तो ऐसे परिवार को इसमें शामिल किया गया। उसके बाद जैसे किसी परिवार में कोई भी कमाने वाला व्यक्ति नहीं है, तो वो इसमें शामिल किया जाएगा। उसके बाद मान लो किसी परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परिवार का मुखिया है, यानी महिला उस परिवार की मुखिया है और उसके बच्चे छोटे-छोटे हैं, तो वो भी ऑटोमेटिकली कच्चे घर में भी रहती होगी, कोई कमाने वाला नहीं है, और मुखिया महिला है क्योंकि कोई परिवार नहीं है, मान लो किसी के बच्चे छोटे हैं, उनके पति एक्सपायर कर जाते हैं, तो मुखिया कौन होगा? महिला होगा। तो वो भी ऑटोमेटिकली इसमें आ जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपके पास घर भी नहीं होना चाहिए। और मान लो किसी परिवार में जो कमाने वाले लोग हैं या जो पुरुष हैं वो विकलांग है, विकलांगता है घर में, वो भी इसमें शामिल हो जाएगा, किसमें? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट 2011 की डाटा में शामिल हो जाएगा। 25 साल का कोई भी सदस्य अगर किसी परिवार में पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो भी इसमें परिवार शामिल हो जाएगा। और उसके साथ अगर एसटी एससी परिवार से आप कोई है, तो वो सीधे इसमें शामिल हो जाता है। लेकिन वो एसटी एससी परिवार अगर उसके पास घर है, उसके पास गाड़ी है, ये सब चीजें हैं, तो वो इससे बाहर रहेगा, ठीक है। उसके बाद जिनके पास जमीन नहीं है लेकिन वो लेबर है, ठीक है, तो वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे, लेकिन उनके पास ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ओके, तो इसके अनुसार पे डाटा बनाए गए और गरीबी के आंकड़े निर्धारित किए गए और गरीबों की संख्या पहचान की गई, गरीब परिवारों की पहचान की गई, और उसके लिए फिर सरकार आगे चल के धीरे धीरे उनकी स्कीम बनाना शुरू कर दी, ठीक है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक क्या होता है? तो आपको पता है कि ये 2010 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जिसे ओफी भी कहते हैं, तो यूएनडीपी और ओफी ने मिलके इस इंडेक्स को निकालना शुरू किया। कब से? 2010 से। इसके लिए इन्होंने 3 डायमेंशन जो मेन थे, उसके बाद इसके अंदर अलग-अलग कैटेगरियां थी, ठीक है। जैसे एजुकेशन में है तो पढ़ाई का वर्ष कितना है, कितना पढ़े हो, हेल्थ का है, तो इसके अंदर अलग-अलग कैटेगरी थी। लिविंग स्टैंडर्ड में है, उसके लिए भी अलग-अलग कैटेगरी थी। इन सब के आधार पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाला जाता है, लेकिन मेनली ये पूछा जाता है हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। अब लिविंग स्टैंडर्ड है तो इसमें बहुत कुछ शामिल होगा कि आपके पास क्या है, क्या नहीं, कैसे जीवन जीते हो, तो उसके लिए भी अलग-अलग पैरामीटर है, पर मेन कैटेगरी 3 है, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। अब हेल्थ को अलग रखा गया, एजुकेशन को अलग रखा गया है और लिविंग स्टैंडर्ड को अलग रखा है, तो ये सब चीजें आप समझना। अब इसमें आय तो शामिल होगा, आ जाएगा, आय शामिल नहीं है तो है, वो लिविंग स्टैंडर्ड में आ जाएगा, है ना, तो ध्यान रखना चाहिए। अब उसके बाद भारत में सरकार ने गरीबी को खत्म करने के लिए क्या-क्या पहल उठाए हैं, ये देखते हैं। अब जैसे शुरू-शुरू में जब भारत आजाद हुआ था, तो भारत क्या था? राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में था, है ना? राष्ट्र निर्माण, नेशन फॉर्मेशन की प्रक्रिया में था। उस समय अंग्रेज कितना बदहाल हालत में छोड़ के गए थे, आपको पता ही है। उधर अब पार्टीशन भी हुआ था, विभाजन भी हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तो बहुत सारी चीजें थी। सीमा सुरक्षा भी इनसिक्योर करनी थी, औद्योगिक विकास के लिए बेस बनाने थे, है ना? तो सब चीजें बहुत अभी प्लानिंग के स्टेज में था, तो उतनी अच्छी चीजें 50 से 60 के दशक में उतनी अच्छी चीजें हो नहीं पाई। उधर आप इंडिया पाकिस्तान से भी लड़ाई भी लड़े, चाइना से भी लड़ाई लगे 62 में, तो चीजें उतनी अच्छी हो नहीं पाई क्योंकि आप बेसिक चीजों पे फोकस कर रहे थे। आपको आईआईटी बनाना था, आपको इंडस्ट्री बनाना था, आपको माइनिंग इंडस्ट्री बनाना था, कोयला खनना था, स्टील बनाने की कंपनियां बनानी थी। जब ये सब चीजें बनेंगी, जो आधारभूत उद्योग होते हैं वो सब बनेंगे, तभी तो आगे जाके अन्य इंडस्ट्री बनेंगी उसी के आधार पे। अब कोई लोहा बनाने वाली कंपनी नहीं है ना? तो लोहा कहाँ से आएगा? फिर दूसरी कंपनियाँ कहाँ से बनेंगी? इसी तरह अगर स्टील बनाने वाली कंपनियाँ नहीं है, तो फिर दूसरी कंपनियाँ स्टील कहाँ से पाएँगी? तो अभी सब कुछ बहुत बेसिक स्तर पे चल रहा था।
तो इस वजह से अभी जो 10 साल 50 से 1960 का दशक था, वो ज्यादातर प्लानिंग पे फोकस था कि क्या पहले किया जाए। तो आपको पता है कि पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी उस समय, तो ज्यादातर ग्रोथ ओरिएंटेड थी कि पहले किसी तरह ग्रोथ को बढ़ाओ, ग्रोथ बढ़ाओगे तो धीरे धीरे लोगों के इनकम बढ़ेगा और गरीबी थोड़ी कम होगी तो विकास होना शुरू होगा। ग्रोथ और विकास में अंतर होता है, आप जानते ही हो। उम्मीद थी कि जब ग्रोथ ज्यादा होगा, यानी वृद्धि, समृद्धि कह सकते हैं, समृद्धि ज्यादा होगी तो इससे जीडीपी बढ़ेगा। जब जीडीपी बढ़ेगा तो लोगों के पास आय बढ़ेगी, लोगों की आय बढ़ेगी। जब मान लीजिए जीडीपी बढ़ेगी तो कुछ लोगों की आय बढ़ेगी, जब कुछ लोग की आय बढ़ेगी तो वो लोग फिर खर्चा करेंगे, है ना, सब्जी दाल चावल नून तेल तो खरीदेंगे ही। इससे क्या होगा कि वही पैसा फिर नीचे के लोगों के पास जाएगा। तो इसे कहते हैं ट्रिकल डाउन थ्योरी, यानी टपक टपक के नीचे जाना। ठीक है, अगर ऊपर ज्यादा होगा तो फिर ये टपकेगा, फिर नीचे के लोग के पास जाएगा, फिर ये टपकेगा, फिर नीचे लोग के पास जाएगा। तो मतलब उनका ये एक उम्मीद थी कि ऐसा होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। जो अमीर था वो अमीर रहा, जो गरीब था वो और गरीब होता गया। तो पॉवर्टी इससे और बढ़ गई, घटी नहीं। ओके, फिर आती है फिर एसेट क्रिएशन एंड वर्क जनरेशन की बात होती है। मतलब कहा जाता है कि अब संपत्ति निर्माण पे ध्यान देना है और काम, रोजगार जनरेट करना है, ताकि लोग जितना ज्यादा रोजगार पाएंगे उतना उनकी आय बढ़ेगी तो गरीबी अपने आप कम होगी। ठीक है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेके 1966 के बीच, तीसरी पंचवर्षीय योजना में ये कुछ आर्थिक सहायता देना शुरू करते हैं उन लोगों को जो खुद का रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं। मान लीजिए आप कुछ छोटा मोटा खोलना चाहते हैं, फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, कोई रोजगार के कोई विकल्प खोजना चाहते हैं, तो आप अपना आइडिया प्रस्तुत करते हैं तो उनको सब्सिडी के रूप में कुछ आर्थिक सहायता देना शुरू होता है। ठीक है, और प्रोग्राम शुरू होता है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो ग्रामीण रोजगार निर्माण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1965 में। बहुत है, इंपॉर्टेंट स्कीम है ये सब, इसीलिए मैं इसको मेंशन किया क्योंकि ये हमेशा पूछे जाने वाले हैं। तो ग्रामीण रोजगार मैं लिख देता हूं। और दूसरा 1993 में शुरू हुआ था प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये कब शुरू हुआ था? 1993 में। फिर 1997 में शुरू होता है एक योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो जो गांव के लिए सबसे पहले शुरू हुआ था प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में, और शहरों के लिए जो स्वर्ण जयंती रोजगार योजना शुरू होता है वो शुरू होता है 1997 में। और फिर इसी चीज को, मतलब स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को 2013 में नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के रूप में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो आज के समय में जो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड यानी शहरी जीविका, राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन जो चल रहा है वो कुछ और नहीं बल्कि 1997 में शुरू हुई स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का ही एक रूप है। ठीक है, फिर 2014 में दीनदयाल अंत्योदय योजना शुरू होता है। ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना कब शुरू होता है? 2014 में। और 2005 में 7 सितंबर 2005 में मनरेगा शुरू हुआ था। यह पता है, ग्रामीण पंचायत लेवल पे रोजगार देने के एक साधन है। उसके बाद कुछ प्रावधान जो मिनिमम बेसिक एमिनिटीज हैं, जो मिनिमम जरूरतें हैं, या क्या कहते हैं उसको, न्यूनतम जरूरतें हैं, उसको पूरा करने के लिए कुछ प्रावधान बनाए गए। जैसे पांचवी पंचवर्षीय योजना में मतलब ये सब चीजें पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद से चल रही हैं। कौन सी? जो मूलभूत जरूरत की चीजें हैं उनको नागरिकों को पहुंचाना, जो लोग नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, ये पांचवी पंचवर्षीय योजना से शुरू होता है। जैसे अगर जो लोग खाना नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं उन्हें अनाज देना सब्सिडी वाले, ठीक है, जो सस्ते दाम पे मिलते नहीं, पीडीएस वाले, हाँ, गेहूं चावल देना उनको सस्ते में, तो वो सब चीजें। उसके बाद शिक्षा के लिए फ्री एजुकेशन बच्चों को, हेल्थ के लिए सरकारी हॉस्पिटल्स खोलना, वाटर सप्लाई देना, पानी, स्वच्छता, ये सब चीजें पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद से शुरू हो गई हैं। ठीक है, ये सब बेसिक जरूरतों जो लोग नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं उनको उन तक पहुंचाने के लिए। इसी तरह देखिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्या कहते हैं इसको? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, है ना। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब शुरू हुआ था? 1997 से। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब शुरू हुआ? 1997 से। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, समेकित बाल विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1975 में। ठीक है, 1975 में गांधी जयंती के दिन समेकित बाल विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था।
मिड डे मील स्कीम कब शुरू हुआ था? 1995 में। 1995 15 अगस्त का दिन था। 1995 में मिड डे मील शुरू हुआ था। मिड डे मतलब दोपहर का भोजन, जो बच्चों को प्राइमरी के स्कूलों में दिया जाता था। 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आता है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक कानून बनता है। अब इसमें कहा जाता है कि जो लोग खाना नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं उनको सब्सिडी के रूप में कुछ ना कुछ अनाज दिया जाएगा। आपको पता है वो क्या है। फिर 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना आता है, इसके बारे में भी आपको पता है। स्कीम की जो डेट लिखी हुई है, ईयर कब क्या शुरू हुआ, वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैच द फॉलोइंग या सीधे पूछ लेता है। उसके बाद कुछ इंडिकेटर्स और गुणांक है, जैसे गिनी कोफिशिएंट, ये अभी आया ना, गिनी गुणांक आया है कि जिसमें वर्ल्ड बैंक जारी करता है इसको, और कहा गया है कि भारत असमानता के मामले में चौथे स्थान पे आ गया है। अब भाई कहाँ पता नहीं, मुझे नहीं पता, खैर रिपोर्ट है तो देखते हैं, बाकी आपको तो हकीकत पता ही है। तो ये गिनी कोफिशिएंट क्या नापता है? ये नापता है आय असमानता। आय असमानता मतलब ये कहता है कि जो परसेंटेज ऑफ इनकम है, अगर वो बढ़ रहा होता है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है वो भी अगर बढ़ रहा होता है, तो उनके बीच असमानता बढ़ती है। ठीक है, समझ गए? लेकिन एक वक्त के बाद जब परसेंटेज ऑफ इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो फिर धीरे धीरे असमानता कम होने लगती है। तो जितना इनकम बढ़ेगा, पॉपुलेशन भी साथ में बढ़ रही होती है, लेकिन उसके बाद फिर क्या बढ़ रहा होता है? असमानता बढ़ रही होती है। लेकिन एक वक्त के बाद जनसंख्या कंट्रोल भी होती है, लेकिन इनकम बढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि बेसिक इंडस्ट्रीज लग गई हैं, टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट हो गया है, रिसर्च इनोवेशन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी अच्छी हो रही है, तो इनकम बढ़ता जा रहा है। तो जनसंख्या, लोग शिक्षित हो रहे होते हैं, लोग शिक्षित हो रहे होते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हो रही होती हैं, तो लोग जनसंख्या अवेयर भी हो रहे होते हैं, जनसंख्या को कंट्रोल भी करते हैं। तो आप यहाँ देखोगे कि धीरे धीरे असमानता कम भी होती है। इस तरह आप देखोगे, जब अगर भारत के इतिहास पढ़ोगे तो शुरू में पॉपुलेशन बहुत तेज से बढ़ी, इनकम भी तेज बढ़ा, लेकिन उसके बीच जो है असमानता बहुत ज्यादा हो गई है। लेकिन आज के समय में देखोगे तो पहले की अपेक्षा असमानता थोड़ी सी कम है ही, है ना? फैक्ट है, याद रखना। क्या नापता है? आय असमानता। इसमें कौन कौन होता है? तो एक तरफ पॉपुलेशन और एक तरफ इनकम, आय। ओके, तो इसके अनुसार अगर आप देखोगे, एक ऑक्सफैम रिपोर्ट ये दिखाती है कि किसी देश में कितने प्रतिशत सबसे ज्यादा अमीर है, कितने प्रतिशत गरीब है, यानी जो देश का संसाधन है, जो देश में पैसा है, वो सबसे ज्यादा किसके पास है। मतलब ये भी एक प्रकार की असमानता को ही नापता है। ठीक है, ये मतलब जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट है 2020 वाली, इसके अनुसार कहा जाता है कि 1% लोगों के पास 42% जो राष्ट्रीय वेल्थ है, ये भारत की बात कर रहा, मतलब भारत में 1% लोग पूरे भारत का 40% संपत्ति इनके पास है, और 90% जो लोग हैं उनके पास सिर्फ 25% ही है। मतलब जो पूरे देश में जो संपत्ति है उसका मात्र 25%। सोचो कि कितनी बड़ी असमानता है कि 1% लोग, मान लो किसी देश में 1000 लोग हैं, और उस देश में उस संपत्ति जो है वो 10,000 की है, तो एक इसका जो 1% कितना होगा? 1000 का 10, यानी 10 लोगों के पास कितने प्रतिशत है? 42। मतलब लगभग 5000 से कम, मान लो 4500 रुपया सिर्फ 10 लोगों के पास है, बाकी 990 लोगों के पास वो चीजें बटी है। उसके बाद अगर आप इसमें 10% जनसंख्या ले लोगे, तो वो 74.3% जो देश का संपत्ति है वो मात्र 10% लोगों के पास है। तो कितनी बड़ी असमानता है, आप जानते ही हो। उसके बाद एक और कर्व निकाला जाता है जिसे कुजनेत कर्व कहते हैं, या कुजनेत, या कुनेत भी लिखा रहता है। तो ये भी इनइक्वालिटी को ही निकालता है, लेकिन ये पॉपुलेशन के बीच में नहीं निकालता, ये निकालता है इकोनॉमिक ग्रोथ और इनइक्वालिटी के बीच में। ठीक है, तो एक तरफ असमानता कैसे बढ़ रही होती है, घट रही होती है, और दूसरी तरफ देश की जो इनकम है, पर कैपिटा या आर्थिक ग्रोथ, उन दोनों के बीच असमानता निकाला जाता है किसमें? कुजनेत कर्व की। ठीक है, याद रखना। आज हमने जो पढ़ा ये बहुत ही भले ही आपको मजा ना आया हो, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, इतना ध्यान रखना, और डेट वगैरह याद रखना, बाकी जो फैक्ट मैंने बताया उसको याद रखना।